वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज टू हैव एन आइडिया कि ओवरऑल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में हर टॉपिक में से किन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन एरियाज को कवर किया जाता है और इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम कैसे एनएसपीसी की तैयारी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो आज हम एक और नया टॉपिक ले रहे हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन से इट इज द आउटलाइन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देयर इज नो फिक्स बाउंड्री ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेदर इट इज ए समरी ऑफ और यू कैन से इनिशियल मैकेनिज्म ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 11th एंड 12th। तो इसमें स्कोप थोड़ा वाइड होता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन बॉन्डिंग केस में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी होते हैं, इंटरमीडिएट्स के क्वेश्चन भी होते हैं, रेजोनेंस के क्वेश्चन भी होते हैं, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन भी होते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक वाइड वेराइटी है, पर आपको क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी आपको। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए और जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको आप एंड तक पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को, और उसके बाद में देखिए कि हम किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। मतलब बेसिसिटी मीन्स बेस की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी, और यहाँ पर बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी को हम कैसे चेक करें। तो देखिए यहाँ पर एक आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर यहाँ पर रेजोनेंस है। इन दिस केस, इन थर्ड केस, दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिलोकलाइज्ड हियर आल्सो। ये इस तरह का एक रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी आधी हो गई और यहाँ पर CH2 नेगेटिव है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इफ वी कंपेयर CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, तो अब इन चारों की बेसिसिटी को कंपेयर कैसे करें। तो एक तरीका तो यहाँ पर आसान ये है कि हम इनके कॉन्जुगेट एसिड देख लें, CH4, NH3, H2O, HF, और इन चारों की एसिडिटी का ऑर्डर देख लें। तो इन चारों की एसिडिटी का ऑर्डर ये आएगा, HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। बॉन्ड पोलैरिटी से भी इसको समझा जा सकता है। तो अगर HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है चारों में से, तो जो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर है वो रिवर्स होगा। तो CH3 माइनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा चारों में। या हम इसको एक तरीके से और देख सकते थे कि F माइनस के पास अगर हम लोन पेयर्स देखेंगे, तो F माइनस के पास में वी कैन से इट हैज 4 लोन पेयर्स and negative charge can be delocalized over 4 lone pairs, while here oxygen negative charge, oxygen has only 3 lone pairs. NH2 nitrogen has only 2 lone pairs and CH3 minus carbon has only 1 lone pair. तो उस तरीके से भी आप देखेंगे तो चार्ज डेंसिटी कार्बन के पास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तभी होगा जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर नाइट्रोजन पे, फिर ऑक्सीजन पे। तो 4 2 1 then 3, तो आंसर शुड बी बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर पर है, ठीक नहीं। और अब इस केस में हम क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, और उसमें भी जिसमें कि डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4, अगर इधर ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं तो 4 ही आ रहा है, और इधर से देखें 1 2 3 4 5। तो बात हमारी क्लियर हो गई कि हम इस वाली चेन को चूज करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो है, थर्ड पोजीशन पे CH2Br है। तो CH2Br को अब कैसे लिखेंगे हम,
ब्रोमोमिथाइल, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम कहेंगे 3 ब्रैकेट ब्रोमोमिथाइल 5 क्लोरो पेंट 1 इन. इट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर नोमेनक्लेचर, तो आंसर शुड बी सी. नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. ओके, तो किसी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेनली हम कह सकते हैं दो बातों पर डिपेंड करेगा. एक तो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट, और दूसरा उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपको रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है और मॉलिक्यूलर वेट भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसी का है. तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से चार्जेस भी क्रिएट होंगे, क्योंकि इसकी कंपाउंड की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड की आप ये भी लिख सकते हो. इसके अलावा और किसी में रेजोनेंस नहीं है. तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सेकंड है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट भी उसका सबसे ज्यादा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का सबसे ज्यादा होना चाहिए. उसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी में आप, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देख सकते हो. तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा पोलर होगा, तो सेकंड के बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद थर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन है, और उसके बाद फर्स्ट आएगा. तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको दिखाई दे रहा है कि आंसर आपका बी होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. द मॉलिक्यूल इन विच ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लेनर. हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं होंगे. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखें. तो देखिए फर्स्ट वाले में आपका ये जो कार्बन है इस पर एक H लगा हुआ है और एक PH ग्रुप है. तो बेंजीन के तो सारे कार्बन वैसे सेम प्लेन में होते ही हैं, उसके हाइड्रोजन भी सारे कार्बन sp2 है, बेंजीन ओवरऑल प्लेनर है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. ये कार्बन sp2 है. अच्छा, ये वाला जो कार्बन है सेकंड वाला, इसके दो पाई बॉन्ड है दोनों साइड में, तो इट शुड बी लीनियर, राइट. देन हम देखें, ये सेकंड वाला कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2, दिस इज sp, दिस इज आल्सो sp. और अब हम देखें कि यहाँ पर ये sp2 हो गया है. तो अगर हम इस बात को समझे कि यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा हमारा, तो पाई बॉन्ड ये आपके इस पेपर के परपेंडिकुलर होगा. तो ये वाला पाई बॉन्ड हम कह सकते हैं कि पेपर के प्लेन में होगा. तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर से इस पेपर के परपेंडिकुलर जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे जो दो पाई बॉन्ड बनेंगे वो परपेंडिकुलर बनेंगे. इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन और ये H और PH सारे एक ही प्लेन में होंगे, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, राइट. यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें बी की, आई थिंक देयर इज सम मिसप्रिंट इन बी, क्योंकि ये बी और सी एक जैसा दिखाई दे रहा है. तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ सी. इससे पहले हम एक चीज और देख लें, जो डी है और ए है वो एक जैसी स्ट्रक्चर है, सेम ही स्ट्रक्चर है डी और ई. आपको स्ट्रक्चर से थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा. तो आई एम कंपेयरिंग ए एंड सी ओनली. तो अब आप देखिए, अगर हम सी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो मान लेते हैं कि पी एच और एच यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो है बोर्ड के प्लेन में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये पाई बॉन्ड होगा. उसको हम ऐसे बना देते हैं. अब इस कार्बन के साथ यहाँ पर चूंकि बीच वाला कार्बन के पास में दो पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब जो सेकंड पाई बॉन्ड है वो बोर्ड के प्लेन में होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको तीनों बोर्ड एक ही प्लेन में रखने हैं. अब वो बोर्ड के प्लेन में नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ऑलरेडी एक p ऑर्बिटल ऐसा आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ऑल्दो ये तीनों बोर्ड एक ही प्लेन में इस कार्बन के, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर पीएच और एच इस प्लेन के अंदर ही है। तो यहाँ पर सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है, इसलिए हम सर कह सकते हैं कि हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल रेडिकल अमंग द फॉलोइंग। एक रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं दो फैक्टर से, एक है रेजोनेंस और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब रेजोनेंस हम देखें तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है ये साइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये साइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, यहाँ सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इस रेडिकल के लिए भी रेजोनेंस सेम है, पर अगर हम एक चीज चेक करें कि इस रेडिकल के लिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम एक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें इस रेडिकल के लिए कि ये पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं करेगा इस रेडिकल को, क्योंकि बीच में दो सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं। तो दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज ओनली इन वन रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन एटम दो है। यहाँ पर हम देखें ये रेडिकल यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे जा सकता है। तो रेजोनेंस वाइज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम, जो हम ए और बी से कंपेयर कर सकते हैं, बट इट हैज वन CH3 ग्रुप हेयर। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर 3, तो इट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट स्टेबलाइज्ड रेडिकल होगा वो डी होगा, क्योंकि रेजोनेंस ए और बी के कंपेरेटिवली सेम है, नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमको बॉन्ड पोलैरिटी देखनी पड़ेगी, और बॉन्ड पोलैरिटी के लिए फिर से हम एक काम कंपेयर करते हैं, एक रेजोनेंस देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो रेजोनेंस बनेगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, और अब ऐसा ही सेकंड जो एमाइड है उसमें भी हम रेजोनेंस देख लेते हैं। तो एमाइड के मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस होगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। अब अगर हम कंपेयर करें कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा स्टेबल कौन होगी, तो देखिए एक चीज कॉमन है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। डिफरेंस खाली ये कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नीचे वाली ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें आप कहेंगे कि चार्ज जो जनरेशन है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा टाइम तक रहेगा। सी तो अब उसी तरह से क्लियर हो गया कि इसमें ऑक्सीजन पर ही पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। इस क्लोरीन वाला हम कंपेयर और कर लें, तो यहाँ पर एक बात है कि जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि जब ये क्लोरीन रेजोनेंस करेगी कार्बन के साथ, तो क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल होगा और कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल होगा। तो साइज डिफरेंस की वजह से ये रेजोनेंस ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो जब रेजोनेंस अच्छा होगा ही नहीं, तो ये चार्ज डिलोकलाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पर बी होना चाहिए, एमाइड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली आर। फिर से बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्वेश्चन आया है, तो फिर से हम क्या देखेंगे, बॉन्ड पोलैरिटी। तो इन चारों में लगभग हम मोलिकुलर वेट भी देख लें तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ का जो वेट है वो नाइट्रोजन का हो गया। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 कार्बन ही है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है हमको कि ये जो थर्ड है ये तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लोएस्ट होगा, तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट तो लोएस्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस में आएगी, फ्लोरीन में ही आएगी।
अब फ्लोरीन में एक चीज हम और देख लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर शुड बी 4 and 3. I think there is something wrong here, क्योंकि आंसर 2 and 3 तो नहीं हो सकता। अगर OH के साथ में अगर हम FB ले रहे हैं तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उस केस में तो फिर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एक फैक्टर और है जो हम भूल रहे हैं, इसलिए हम आंसर 4 नहीं कह रहे, कि जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है इसमें एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, जो F में पॉसिबल नहीं है। कि ROH कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अनदर ROH मॉलिक्यूल, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे और उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर क्योंकि फ्लोरीन के साथ में यहाँ पर कोई H नहीं है, तो दिस फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, इट विल नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आंसर इज करेक्ट, यू विल पुट बी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is our electrophilic aromatic substitution reaction? electrophilic aromatic substitution, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, और जैसे यहाँ अगर हम क्लोरीन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+, पर वो लाइट की प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट में वो इस एल्केन पे करा रहे हैं, और एल्केन पे जो रिएक्शन होगी वो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। देखिए सेकेंड वाला जो रिएक्शन है इसमें BF3 क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस तरह का है, तो इसमें BF3 क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह से एक्ट करेगा और क्लोरीन का लोन पेयर से रिएक्शन करेगा। फाइनली यहाँ से क्लोरीन निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी तो एक कार्बोकेटायन बनेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये बेंजीन के किसी एक पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, इसको हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसलिए मेजरली ये पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। तो ये सेकंड तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर आप किसी एसिड का अटैक करोगे तो ये H+ आयन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, H+ आयन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए पाई बॉन्ड तोड़ लेगा, और पाई बॉन्ड तोड़ लेगा तो फाइनली मिलेगा क्या आपको, CH2+OH। तो CH2+OH में CH2+ एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया जो बेंजीन पे अटैक कर देगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ, NaNH2 अमोनिया, यहाँ तो NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो फोर्थ की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कह सकते, तो सेकंड एंड थर्ड शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत आसान सा दिख रहा है, हमें फाइंड आउट करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स। तो 1 डिग्री कार्बन एटम जो एक कार्बन से अटैच्ड होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम जो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम जो 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, और 4 डिग्री कार्बन एटम जो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पर आंसर डी है, सेकंड एंड थर्ड। ओके, which of the following will have delta positive charge in the following molecule? ओके, देखिए यहाँ पर हम बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से देखें तो एक तो ये हो सकता है कि हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, तो अगर इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 पोजीशन पर तो वो हमेशा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। अच्छा, इसका अगर हम फर्दर ये करें कि एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी और बन सकती है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, दिस will be the another resonating structure of this molecule। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर बन सकता है, इस पोजीशन पे बन सकता है और फोर्थ पोजीशन में बन सकता है, तो आंसर शुड बी डी। ओके, this question is also very good question। the most acidic hydrogen in the following molecule is। देखिए पहले हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें,
अगर मैं यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल दूं इस OH ग्रुप से तो O नेगेटिव बनेगा। इसके आसपास में कहीं पर भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। सेम प्रॉब्लम फोर्थ में भी है, यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट से कंपेयर करूं तो आप ये देखिए कि अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूं और O नेगेटिव बनाऊं यहाँ पर, और O नेगेटिव का मैं अब रेजोनेंस देखूं तो यहाँ से एक रेजोनेंस पॉसिबल है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, और इसके बाद कोई रेजोनेंस और नहीं। लेकिन अगर मैं सेकंड में देखूं तो सेकंड में क्या होगा, जब O नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो रेजोनेंस एक पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। अब एक इसके बाद एक चीज और देखिए कि अभी भी ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो सेकंड वाले OH के कारण आ सकता है। अगर प्रोटॉन यहाँ से निकले तो सेकंड इज मोस्ट एसिडिक, राइट। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन आ रखा है नोमेनक्लेचर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो C1H2 है, एमाइड तो होगा ही होगा। उसके बाद हमने एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड दोनों में कंपेयर करना है। तो अगर इधर से जाएंगे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, और हम एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं एल्काइन के ऊपर, तो हम कहेंगे 1 2 3 4। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया, इथाइल इथाइन आयल, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन आयल। तो सेकंड पोजीशन पे इथाइन आयल है, तो सेकंड पोजीशन हो गया इथाइन आयल, ब्यूट 3 in 1 amide. Answer should not be second, answer should be third here. 2 ethynyl but 3 in 1 amide, right? नेक्स्ट देखते हैं हम। Organic compounds sometimes adjust their electronic as well as steric structure. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको कह रहे हैं कि भी कई बार मॉलिक्यूल जो है अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। तो जैसे अब एक ऑप्शन हम देख सकते थे डी में, डी में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है कि अगर ये 7 मेंबर रिंग है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाए, तो नाउ यू कैन चेक कि पॉजिटिव चार्ज जैसे कार्बन पे आया दिस कार्बोकेटायन बिकम्स एरोमेटिक, इसको हम ट्रोपाइलियम आयन भी बोलते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर मे बी रिटन एज दिस। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा पूरी रिंग में, और आयनिक फॉर्म में रहने पर इसमें क्या होगा कि एरोमेटिक करेक्टर होंगे, और इसी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट हो गया, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन है। 14 आसान क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ते हैं, 15 से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रुप which depart from the substrate in a nucleophilic substitution reaction is called as a living group. The ease of departure is determined by the acidity of conjugate acid of the living group. Higher the acidity, better is the living group. देखिए क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है आपको। The correct order of reactivity of the following compound in the given nucleophilic reactions. हम लिविंग ग्रुप देख लें, तो लिविंग ग्रुप एक में है Br-, दूसरा है CH3, तीसरा है एसीटेट आयन, और चौथा है मिथॉक्साइड आयन। Br- का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, HBr, इसका होगा CH3SO3H, इसका होगा एसिटिक एसिड, और इसका होगा मिथेनॉल। अब इन चारों में से अगर हम देखें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है,
तो एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा, तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक है और उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इसी ऑर्डर में उनका लिविंग टेंडेंसी भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, इनॉल कंटेंट का ऑर्डर हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसको इनॉल में कन्वर्ट कर दूं और यहाँ पर इसको इनॉल में कन्वर्ट कर दूं, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये OH हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये OH हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये तो इसमें तो इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होना ही है। उसके बाद अगर आप देखो, दो पाई बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो डी में दिखाई दे रहे हैं, इसको बीटा डाई कीटोन भी बोलते हैं। इसकी अगर हम इनॉल कंटेंट, इनॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब देखिए यहाँ पर एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो जाता है इनॉल स्ट्रक्चर में, साथ साथ एक्सटेंडेड हम कह सकते हैं रेजोनेंस भी हो जाता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस भी कर सकता है, तो इस वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सी में अगर हम कंपेयर करें तो सी में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर इसकी इनॉल फॉर्म बनाएं तो CH3 की साइड से बनाएंगे, तो CH3 की साइड से अगर इनॉल फॉर्म बनाएंगे हम तो ये इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर इस इनॉल फॉर्म में भी रेजोनेंस आ रहा है, पर हाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इनॉल कंटेंट है वो डी से कम होगा। बी में किसी तरह का कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, तो वो सबसे हम कह सकते हैं इनॉल कंटेंट लिस्ट होगा। तो ADCB आंसर शुड बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पर मिस है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहे होंगे। CH बॉन्ड का डिसोसिएशन कुछ पूछ रहे होंगे, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The equilibrium constant of following isomerization reaction at 400 Kelvin and 290 Kelvin are this and this. Though the equilibrium constant of the following reaction at 400 and 298 Kelvin. सिस टू ब्यूटीन का ट्रांस टू ब्यूटीन में कन्वर्जन की बात चल रही है, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं 400 से 298 केल्विन कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। यानी कि रिएक्शन ऐसे कब पॉसिबल है कि टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाए या फॉरवर्ड रिएक्शन चली जाए घटाने पर, तो रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही हो सकता है। तो सिस ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एट 400 केल्विन 50% of cis butene and 50% of trans butene are present at equilibrium। नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 50% होती तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होता, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 2 है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है, 4 तो वैसे ही करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों पर सेम है, वो तो मतलब ही नहीं निकला यहाँ पर। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हुआ यहाँ पर कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट। 19th क्वेश्चन फिर वैसा ही आ गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग टेंडेंसी, तो हमें कोरस्पोंडिंगली इनके एसिडिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में अब हमको क्या कर दिया यहाँ पर, हम ये कहें कि भी हमारे पास में पहली स्ट्रक्चर ये CF3 है, दूसरी स्ट्रक्चर में हमको ये कहा कि हमारे पास में सपोज हम कहें कि OMe है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि OC2H5 है और एक है OC2H5। अब लिविंग टेंडेंसी के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन व्हाट वी कैन से कि ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके कोरेस्पोंडिंग एसिड हम कैसे बनाएं। तो अगर आप
एसिडिक स्ट्रक्चर में अगर फिर से देखोगे तो फिर से आपको दिखाई देगा कि CF3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर ये जो O नेगेटिव आएगा, और अगर आप इस पे H डाल दोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद में एसिडिक नेचर इसका आएगा, उसके बाद एसिडिक नेचर आपको इसका आएगा, ठीक नहीं है। तो अगेन एसिडिक नेचर के हिसाब से आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की लग रही है मुझे, C2H5O। तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है उससे आप फिर डिसाइड कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट कि आंसर आपका सी आना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ABC वुड बी, अगेन द सेम थिंग। ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप NH2 है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप OCH3 है, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्लोरीन है। तो आप NH2 माइनस, OCH3 माइनस और Cl माइनस, इनकी कोरेस्पोंडिंगली एसिड बनाइए और देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। HCl है, HCl के बाद में आपका CH3OH है, फिर अमोनिया है। तो आंसर आपका उसी ऑर्डर में CBA हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमने GOC के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, इससे आपको आइडिया लगा होगा कि किन किन एरियाज में हमें GSC में वर्क करना है। अकॉर्डिंगली आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए और क्वेश्चंस को करिए। इन द नेक्स्ट सेशन अगेन वी विल टेक वन मोर टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट।